तो हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम अब्दुल समद खान, तुम्हारा एएस के सर हाजिर है तुम्हारे सामने उस सीरीज के अंदर जिसमें मैं तुमको हर एक चैप्टर करा रहा हूं 12th और 11th क्लास की फिजिक्स का, वो भी 30 मिनट के अंदर अंदर। अब ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर, एक्चुअल में इसके साथ मैटर हो रखा है ये कि इसको हर कोई लेता है हल्के में, और लेना भी चाहिए क्योंकि भाई इसके ऊपर जेईई मेंस में काफी कम क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, तो इसलिए हर कोई इस चैप्टर को हल्के में लेता है ना। तो भैया अब तुमको इस चैप्टर को हल्के में लेना है या नहीं लेना है, वो तुम इस बात से अंदाजा लगाना कि जैसे कि मैं लास्ट ईयर की बात करूं या फिर और उससे लास्ट ईयर की बात करूं तो 7-8 क्वेश्चन ही आ रहे हैं यार इस चैप्टर से। तो मतलब अगर मैं ऑन एन एवरेज देखूं तो प्रोबेबिलिटी बैठ रही है 33.33% की, मतलब हर 3 पेपर में से एक पेपर के अंदर तुमको इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि बाकी के चैप्टर के कंपैरिजन में काफी कम है। लेकिन अब आप ये भी तो देखो कि ये छोटा सा चैप्टर, ये एफर्ट तुम्हारे कितने कम मांग रहा है। मतलब कहीं तुमको रे ऑप्टिक्स पढ़ना पड़ता है और वो पूरा इतना लंबा चैप्टर पढ़ने के बाद जाके एक क्वेश्चन तुम्हारा वहां से आ रहा है, मान लो। और यहां पर तुमको मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, पूरा चैप्टर अगर तुमने नहीं भी पढ़ा, अगर तुमने इसको छोड़ दिया था, तो मेरी राय ये है कि तुम इसका ये जो 30 मिनट वाला ये जो मैं तुमको अभी सेशन कराने जा रहा हूं, तुम ये लगा लो। मतलब छोड़ के जाने से बेहतर है ये लगा लो, और इस 30 मिनट में भी मैं तुमको वो सारी की सारी बातें बता दूंगा जिससे आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि यहां से अगर क्वेश्चन आता है ना तो देख के ही तुम टिक लगा दोगे। मतलब 10 सेकंड से ज्यादा तुमको इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगते नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है। तो छोड़ना ठीक है, छोड़ना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर चाह रहे हो क्योंकि हर कोई इसको छोड़ के जा रहा है, तो अगर यहां से तुम्हारे शिफ्ट के अंदर अगर क्वेश्चन आ गया तो बेवजह तुम्हारे 4 नंबर वेस्ट हो जाएंगे। फ्री के नंबर ये चैप्टर देके जाता है। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर को एटलीस्ट मैं बोल रहा हूं ये 30 मिनट वाला जो वन शॉट मैं तुमको अभी ये करा रहा हूं, ये पूरा लगा लो, फायदे में रहोगे। अपने बड़े भाई की बात मान लो, तुम्हारे फायदे के लिए मैं बोल रहा हूं। चलो यार, तो शुरू करते हैं आज का ये हमारा सेशन। तो फटाफट कर दो भाई चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अब तक नहीं करा है, वरना आगे आने वाली वीडियो जरूर तुमसे मिस हो जाएंगी। और भैया तुम पेन फेंक के मारो या कॉपी फेंक कर मारो मुझे पता नहीं, लेकिन वो जो लाइक वाला बटन है वो दब जाना चाहिए, ठीक है। चलो यार शुरू करूं आज का सेशन। आ जाओ यार मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट चलो यार शुरू करते हैं ना। मैग्नेटिज्म एंड मैटर का इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले भाई मैग्नेटिज्म ये जो वर्ड निकल कर आया है, हमें ये बात मालूम है कि भाई हमारी जो मैग्नेट होती है, मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। मतलब एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लेकर आते हैं तो वो अट्रैक्ट या फिर रिपेल करती है। नॉर्थ और नॉर्थ पोल हमने देखा है कि रिपेल करते हैं और नॉर्थ और साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारी की सारी मैग्नेटिज्म वाली बातें पढ़ने की जो फिजिक्स है उसी को हम क्या बोलते हैं भैया, है ना, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का हमने नाम दे दिया। मतलब मैग्नेट की सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले चैप्टर का नाम क्या हो गया, वो हमारा मैग्नेटिज्म हो गया। मतलब सीधी सी बात है, मैग्नेटिज्म क्या है, ये वो क्लास है, क्लास मतलब ग्रुप हो गया एक टाइप से। मैग्नेटिज्म क्या है, ये वो क्लास है ना, जिसमें हम फिजिकल फिनोमिना पढ़ते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड से हमको देखने को मिलता है। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर छोटी सी मैंने एक मैग्नेट तुमको ये बना के दिखाई है। ये ऊपर हमारा नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है। तो इसके अंदर से देख रहे हो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकल रही हैं, नॉर्थ से निकल रही है साउथ पर आ रही है, नॉर्थ से निकल रही है साउथ पर, नॉर्थ से निकल रही है साउथ पर, नॉर्थ से साउथ पर, नॉर्थ से साउथ पर, नॉर्थ से साउथ पर। इस टाइप से ये हमारा पूरा का पूरा कहानी चल रही है। ये मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अब मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ है, तो मैग्नेट के अंदर क्या होगा, वो जब नॉर्थ टू साउथ बाहर है ना, तो वो घूम के अंदर साउथ टू नॉर्थ जाता है। इतनी सी बात आपको मालूम होनी चाहिए। अब हम सबसे पहले जो हमारी पहली मैग्नेट है जिसको हम कहते हैं बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई बार मैग्नेट के अंदर 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल, और ये कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब अगर कोई भी मैग्नेट है तो उसमें नॉर्थ होगा तो साथ में साउथ पोल होगा ही होगा। क्या बात है। तो अब यहां पर देखो साउथ और साउथ क्या कर रहे हैं, मतलब साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट कर रहे हैं, साउथ और साउथ रिपेल कर रहे हैं, नॉर्थ और नॉर्थ हमारे भी वो भी रिपेल कर रहे हैं। मतलब सीधी सी बच्चों वाली बात 8-9 क्लास में आपने पढ़ी होगी कि हमारे जो अनलाइक पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करेंगे और लाइक वाले रिपेल करेंगे। करना भी चाहिए भाई, मेल और मेल अगर अट्रैक्ट करने लगे तो कुछ ना कुछ तुम्हारे दिल में गुदगुदी होगी या नहीं होगी। ऐसे फीमेल और फीमेल अट्रैक्ट करने लगे तो कुछ ना कुछ गुदगुदी होगी नहीं होगी। तो फीमेल और मेल ही अट्रैक्ट करेंगे भाई, कुदरत ने ऐसे ही बनाया है। तो ऑपोजिट नेचर ही अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें कोई गलत बात है नहीं, ठीक है। तो ये बात यहां पर लिखी हुई है। अच्छा, अब अगर आप किसी बार मैग्नेट को कोई लाइट थ्रेड से बांध के लटका देते हो
तो ये देखा जाता है वो बार मैग्नेट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बार बार घूम के रुक रही है। मतलब अगर मैंने ऐसा करा कि ये मान लेते हैं कि ये हमारी बार मैग्नेट है, अब इस बार मैग्नेट को मैंने थ्रेड से बांध के ऐसे करके लटका दिया है। अब मैंने इसको ऐसे करा, अब मैंने ऐसे करके जैसे अपना हाथ हटाया ना, तो ये घूम के वापस ऐसी हो गई। मैंने फिर इसको इधर को मारा, फिर ये वापस घूम के ऐसी हो गई। मतलब ये इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके आड़ी आड़ी ये रुक रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये किसी दूसरे मैग्नेट की वजह से अट्रैक्ट या फिर रिपेल हो रही है। तो पता ये लगा कि हमारी ये जो अर्थ है ना, अर्थ भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मैग्नेट है। तो हमारी ये बार मैग्नेट अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल के हिसाब से अट्रैक्ट हो रहा है। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि इधर वाला ये जो हमारा एंड है नॉर्थ पोल है, मतलब इस डायरेक्शन में हमारा अर्थ का साउथ पोल होगा, मैग्नेटिक साउथ पोल। और इधर हमारा अगर मैग्नेट का साउथ पोल है, अगर इधर हमारा मैग्नेट का साउथ पोल है, तो इधर हमारा अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, तो इस वजह से हम बार मैग्नेट को सिंपल लटका के भी हम अर्थ का नॉर्थ और साउथ पोल पता कर सकते हैं। और इसी का हुई तो ध्यान में रखते हुए ये कंपास बनाया जाता है, जिसका यूज करते हैं डायरेक्शन पता करने में। इतनी सी बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब पोल स्ट्रेंथ की बात करो, तो अब हमारे जो नॉर्थ और साउथ पोल है, इनकी कुछ ना कुछ पोल स्ट्रेंथ होती होगी। अरे यार, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट या रिपेल करती है, और जो वीक मैग्नेट है वो वीकली अट्रैक्ट या रिपेल करेगी। तो ये जो हमारे मैग्नेट है, ये जो नॉर्थ पोल है या फिर साउथ पोल है, ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है वो पता चलता है किससे? पोल स्ट्रेंथ से। और इस पोल स्ट्रेंथ को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बात है, अगर नॉर्थ पोल है तो इसको हम प्लस एम से रिप्रेजेंट करेंगे, साउथ पोल है तो माइनस एम से। सेम ये हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि एक साइड माइनस का क्यू चार्ज होता है और एक साइड प्लस का क्यू चार्ज होता है। तो नॉर्थ पोल प्लस क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और साउथ पोल माइनस क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी डायमेंशन हमारी एल इंटू ए, एल लेंथ है और ए हमारा यहाँ करंट का हो गया। यूनिट होती है इसकी न्यूटन पर टेस्ला। कैसी क्वांटिटी है भाई? एक स्केलर क्वांटिटी है। बहुत सिंपल सी बात है, ये मैंने सारी आपको बातें बता दी। अब मैंने आपको जैसे बताया कि यहां पर हमारी ये बार मैग्नेट कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव कर रही है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल पोजीशन पर, उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाई जाती थी। सेम उसी तरह से बार मैग्नेट की भी एक्सियल और कोएक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवा सकते हैं। तो वो भी हम निकाल लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो यहां पर मैं आपको बना के दिखा देता हूं। जैसे कि अगर हम ये लेकर आए एक बार मैग्नेट, यहां पर ये नॉर्थ पोल है, यहां पर ये हमारा, चलो उसको इधर हम साउथ पोल ले लेते हैं और इधर ही हम नॉर्थ पोल ले लेते हैं। तो पहले तो आपको टर्म मालूम होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये साउथ और नॉर्थ पोल के बीच का डिस्टेंस अगर मैंने माना है कि 12 है, ये डिस्टेंस इज 12, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होगा, इसकी पोल स्ट्रेंथ माइनस एम, इसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस एम। तो कोई भी एक पोल स्ट्रेंथ ले लो इनटू दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस दैट इज 12। तो ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है। ये m क्या है? इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसकी डायरेक्शन भी होती है, वो होती है साउथ टू नॉर्थ। तो इसको मैं कैपिटल M को इस तरह से दिखा सकता हूं, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इतनी बात हमें समझ में आई। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसी की एक्सिस के ऊपर यहां पर एक पॉइंट मैंने P मान लिया, जो डायपोल, मतलब डायपोल नहीं बोलेंगे अभी, तो बार मैग्नेट बोलेंगे। तो बार मैग्नेट से वो इस टाइप से r डिस्टेंस पर है, समझ रहे? बार मैग्नेट के सेंटर से r डिस्टेंस पर अगर ये P पॉइंट है, तो यहां पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। बहुत सिंपल, वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाय r क्यूब। कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमारी अभी ये लेफ्ट टू राइट इधर ही हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे कोई यहां पर इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर अगर आपसे कोई पूछे इस Q पॉइंट पर बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, तो अगर इधर है मैग्नेटिक मोमेंट तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी, पीछे की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है हमेशा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। और उसका फॉर्मूला क्या होगा? बस सिंपल है, जितना वहां पर आ रहा था उसका आधा कर दो। मतलब वहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाय r क्यूब था, तो यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय r क्यूब हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है ना? तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पोजीशन की भी हमने निकाल ली और ये इक्वेटोरियल पोजीशन के भी हमने निकाल ली। आपको ये लग रहा होगा सर इसकी डेरिवेशन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ये मतलब जब पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता है तो भी हम इसकी डेरिवेशन नहीं कराते। अभी तो मैं 30 मिनट वाला करा रहा हूं। अच्छा, सेम इसी तरह अगर आपसे कोई एनी पॉइंट पर, यहां पर किसी पॉइंट पर जनरली कोई पूछ ले कि यहां पर अगर ये मान लो पॉइंट है एस, अब इस एस पॉइंट पर अगर आपसे कोई पूछ ले, तो ये एस पॉइंट भी अगर r दूरी पर है, तो यहां पर अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाय आर क्यूब और ब्रैकेट में 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं, यहां पर 2m नहीं आएगा क्योंकि वो अंदर से सॉल्व होकर आएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय आर क्यूब 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर ये थीटा मैग्नेटिक मोमेंट से एंगल होता है। तो अब आप देखो इसी फॉर्मूले में अगर थीटा में 0 रख देता हूं तो cos 0 1, 1 प्लस 3 4, 4 का रूट 2, तो क्या यही फॉर्मूला बना। और अगर मैं इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करता हूं तो थीटा की जगह पर 90 रख देता हूं, तो थीटा अगर 90 रखा गया तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय आर क्यूब भी आ जाएगा। अब यहां पर डायरेक्शन क्या होगी, तो यहां पर डायरेक्शन क्या होती है एक्चुअल में, तो यहां पर डायरेक्शन जो भी होगी, मान लो मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसे जा रही है ना, ऐसे जा रही है, तो वो इसके साथ ये एंगल बना रही है, उसको मैंने बोला अल्फा, तो ये tan अल्फा का फॉर्मूला आता है tan थीटा बाय 2। ये सारी बातें बच्चों एज इट इज इलेक्ट्रिक डायपोल वाली हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़ के शायद भूल भी गए हो। इसको आप देख लो एक बार, ये बातें यहां पर लिखी है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाय आर क्यूब, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये मैंने सब आपको बता दिया है ना। देखो ये चीज यहां पर लिखी हुई है, इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, एनी पॉइंट है ना, अगर ये एंगल थीटा है और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ऐसे जो भी आ रही है वो अल्फा एंगल बना रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो इस फॉर्मूले से निकल कर आएगा, और tan अल्फा और tan थीटा में रिलेशन होती है, tan अल्फा tan थीटा बाय 2 के बराबर होता है। एक तो ये टॉपिक हो गया। अब दूसरा टॉपिक ये आता है कि अगर आपने बार मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में लाके रख दिया, सेम जिस तरह हम इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रखते थे तो वो घूमने लगता था, सेम इसी तरह बार मैग्नेट को भी अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में लाके रख दिया तो बार मैग्नेट भी घूमी घूमी करेगी। क्या बात है। तो अब अगर घूमी घूमी कर रही है तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा तो टॉर्क का कोई फॉर्मूला होगा, तो वो टॉर्क का फॉर्मूला भी देख लेते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको ये भी अपने तरीके से थोड़ा सा समझा देता हूं कि भाई यहां पर आप ऐसे इमेजिन कर लो कि भाई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है ना, इस टाइप से, और अगर मैंने यहां पर ऐसे बार मैग्नेट लाके रख दी, आड़ी लाके रख दी लाइक दिस, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, तो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, आगे की तरफ यहां पर फोर्स लगेगी, फोर्स का फॉर्मूला एम बी होगा, यहां पर पीछे की तरफ फोर्स लगेगी, उसका भी फॉर्मूला एम बी होगा, यहां पर एम इसकी पोल स्ट्रेंथ है और बी मैग्नेटिक फील्ड है, तो जिसकी वजह से ये अपने सेंटर पर ऐसे घूमने लगेगा। तो उसके ऊपर जो टॉर्क का फॉर्मूला आता है, वो टॉर्क का फॉर्मूला याद है किसी को? अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप कमेंट में भैया फटाफट बताते हुए चले कि हाँ सर ये याद है। तो टॉर्क का फॉर्मूला एम बी साइन थीटा आता है, जहां पर थीटा होता है हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट, तो साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो यहां पर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूं, तो टॉर्क वेक्टर हो जाएगा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बस आपको ये समझना है कि एम यहां पर हमारा पोल स्ट्रेंथ नहीं है, ये यहां पर हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। मूवमेंट है भाई, मूवमेंट है मूवमेंट। आ रही बात समझ? देखो ज्यादातर ये थियोरिटिकल बातें हैं, इसमें आप ये मत समझना कि यार इसमें सर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, ये सब ये डेरिवेशन होके थियोरिटिकल बातें आई हैं, इनको बस आपको याद रखवाना मेरा अभी यहां पर मोटिव है। ठीक है, इसको फटाफट नोट करो, एक सेकेंड। अरे भैया एसी नहीं चल रहा क्या अपना? हाँ भाई, अब इसके आगे एक चीज आप और देखो, अब यहां पर फ्रॉम द रोटेशन चैप्टर टॉर्क का फॉर्मूला देखो, यहां पर अभी हमने देखा कि एम बी साइन थीटा भी आ रहा है ना। एंड फ्रॉम द रोटेशन चैप्टर अगर मान लो कि मैंने इस बार मैग्नेट को थोड़ा सा एंगल डिस्प्लेस करा है तो टॉर्क भी बहुत छोटा सा होगा, तो उस केस में स्मॉल टॉर्क की अगर मैं बात करता हूं तो स्मॉल टॉर्क हो जाता है एम बी थीटा, मतलब आप साइन थीटा को थीटा बोल सकते हो ना जब एंगल स्मॉल होता है। और स्मॉल टॉर्क का फॉर्मूला हमारा आई अल्फा भी होता है। फ्रॉम द रोटेशन चैप्टर आपने पढ़ा होगा, अल्फा जो है वो ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो अगर मैं इन दोनों टॉर्क को इक्वल कर देता हूं तो यहां से आई ओमेगा स्क्वायर एम बी के बराबर आ जाएगा। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आ रही है एम बी बाय आई का रूट, और आई यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाय टाइम पीरियड भी होता है। तो यहां से अगर मैंने ये 2 पाई बाय टी रखा इज इक्वल्स टू अंडर रूट एम बी बाई आई, तो यहां से आपने जेई एडवांस लेवल की बात समझ ली इसी चैप्टर से कि हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी हो जाएगा। ये आप फॉर्मूला याद भी रख सकते हो डायरेक्ट, मैंने इसकी डेरिवेशन करा दी है। अच्छा, कई बार जब आप इस बार मैग्नेट को घुमाते हो तो इसको घुमाने में कोई ना कोई वर्क डन भी करना पड़ता होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल सा, वो आता है हमारा एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2।
मतलब अगर इनिशियली θ1 एंगल बना रहा था, बाद में θ2 एंगल बनाने लगा, तो θ1 माइनस θ2 आप कर देंगे, तो ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा, अगर ये जो बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो इसकी कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है माइनस का mb cos θ। अब आप यहां से देखो कि अगर θ हमारा 0 है तो cos 0 1 हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस mb आएगी। देखो, अगर θ हमारा यहां पर 0 है, θ इज 0, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस mb आ रही है, डेट इज मिनिमम आ रही है। और जब मिनिमम आती है पोटेंशियल एनर्जी, तो हमारा वो बोला जाता है कि भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि नेट फोर्स तो 0 है ना, टॉर्क आ रहा है लेकिन नेट फोर्स तो 0, जितनी आगे की तरफ उतनी पीछे की तरफ, तो इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन एनर्जी मिनिमम आ गई तो वो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर θ मैंने 180 पुट कर दिया, तो यहां पर माइनस mb cos θ में cos 180 माइनस 1, तो वो प्लस mb हो जाएगा, तो उस केस में मेरी एनर्जी मैक्सिमम आएगी, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हो जाता है। इतनी सारी बातों को आप अच्छे से देखिए, मैं आगे बढ़ता हूं। ओ भाई सब, बड़ी गर्मी हो गई। चले मेरे प्यारो, सेम इसी तरह से आगे चलते जाएंगे। ये मैंने आपको पूरा का पूरी हर एक बात समझा दी है कि कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगर फॉर्मूले आपको याद है, तो आपको मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले बाय डिफॉल्ट याद हो जाएंगे, जो मैं इतनी देर से आपको कंपैरिजन करके पढ़ा रहा था। अब इसको एक बार देख सकते हो रेफरेंस के लिए। चलो फटाफट जरा मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर दो। ये इसी साल 2025 में क्वेश्चन आया। अब तुम सोच के देखो, ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद क्या वाकई में तुमको लगता है ये चैप्टर छोड़ देना चाहिए? और अच्छा ही है जो बच्चे छोड़ के जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे भी क्वेश्चन को जब गलत करके आएंगे तभी तो तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे और तुम्हारी रैंक अच्छी आएगी। तो तुम जरा पढ़ते रहो। अब सिंपल सा क्वेश्चन क्या बच्चों वाला, क्या मैग्नेटिक मोनोमोल्स क्या एग्जिस्ट करते हैं? मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। सही बात है ना, मैंने बोला कि हमेशा मैग्नेट में नॉर्थ है तो साथ में साउथ भी होगा ही होगा। मोनोपोल हमारे कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये भी तो यही कह रहे हैं, तो असर्शन सही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस एंड फॉर्म क्लोज्ड लूप। अब जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अरे यार एक साइड नॉर्थ है एक साइड साउथ है, तो नॉर्थ से निकल रही है और साउथ पर आ रही है, नॉर्थ से निकल रही है साउथ पर आ रही है, मतलब यहां पर दोनों पोल एग्जिस्ट कर रहे हैं, तभी तो एक क्लोज्ड लूप बना रही है। अगर दोनों पोल एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते तो क्लोज लूप कैसे बनाती है यार? तो ये हमारा रीजन भी सही हो गया, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब बच्चों ने ये गलत करके आ गए, उनको लग रहा है कि ये दोनों अलग अलग बातें, उन्होंने डी मार्क कर दिया होगा। तो आप सोच के देखिए कि कहां रोटेशन के चैप्टर, कहां इतनी 3-3 महीने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी है ना, कहां तुमने फ्लूइड मैकेनिक्स इतने टफ क्वेश्चन करे, इतना लंबा चैप्टर पढ़ा 15-15 दिन, और उसके बाद जाके वहां से एक क्वेश्चन आया। यहां से अगर आ गया बाय चांस तुक्के से, तो फ्री के नंबर देके जा रहा है आपको वो। अब देखो इतनी देर से मैं आपको, अभी ये क्वेश्चन अभी जेईई मेंस में नहीं आया, लेकिन आने के पूरे पूरे चांसेस है। अभी मैंने आपको इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन सिखाया, उसके ऊपर क्वेश्चन है। यहां पर 2 बार मैग्नेट आपको दे दी गई, और इन दोनों बार मैग्नेट के सेंटर के बीच की डिस्टेंस डी है, और यहां पर एक पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं। अब मुझे ईमानदारी से बताओ कि ए वाली बार मैग्नेट के तो एक्सियल पॉइंट पर आ गया ना ये पी पॉइंट, तो ए वाली की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो इधर आएगी, और जिसको मैं, अगर मुझे बात मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, μ0/4π, अरे यार 2m/r³ होता है, 2m/r³, ये आती है ना एक्सियल पोजीशन पर। तो यहां पर मैं इसको 2b लेट कर लेता हूं, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने ये लेट कर लिया कि मेरे लिए b की वैल्यू इज μ0/4π m/r³। तो यहां पर इधर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, क्या उसको मैं 2b लिख सकता हूं? तरीका करवा रहा हूं समझाने का, मतलब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही होगी, मुझे बात मालूम है, μ0/4π 2m/r³। तो μ0/4π m/r³ को मैंने b मान लिया, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड 2b आ रही होगी। और देखो इधर ये हमारा, ये साउथ है, इधर नॉर्थ है, तो इधर मैग्नेटिक मूवमेंट था, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर गई। अच्छा, अब ये दूसरी वाली जो बार मैग्नेट है, इसके ऊपर साउथ है और नीचे नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे है, तो यार मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर जाएगी, और वो जाएगी बी। अभी मैंने जस्ट आपको पढ़ाया था कि जितना एक्सियल पर आती है को एक्सियल पर, क्योंकि इसके तो को एक्सियल वाली है तो उस पर आधी आती है, और डायरेक्शन ऑपोजिट, तो मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, दोनों की वजह से डिस्टेंस तो बराबर ही है। अब डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक की ये जो दूरी है, ये हमारे लिए क्या d/2 नहीं हो गया? मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन r की जगह पर मुझे d/2 रखना है। अब आंसर आ चुका है। अब यहां पर आप देखो, एक पॉइंट पर
इधर मैग्नेटिक फील्ड 2b है और इधर मैग्नेटिक फील्ड b है। क्या आप वेक्टर जानते हो? ओ भाई हेलो हेलो, क्या वेक्टर निकालना जानते हैं ना? यहां पर एक 2b और यहां पर b, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट सर 1 का स्क्वायर 2b का स्क्वायर कर दीजिए और आप इधर कर दीजिए भैया b का स्क्वायर, तो पाजी अंडर रूट 5b स्क्वायर आ रहा है। तो अंडर रूट 5b आ रहा है, अंडर रूट 5 b की जगह पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय आर क्यूब। अब आर क्यूब है तो आर क्यूब की जगह पर d बाय 2 का क्यूब हो जाएगा d क्यूब बाय 8, 8 ऊपर आ गया, 4 2 8 हो गया, तो ये 2 रूट 5 म्यू नॉट m बाय डी क्यूब, 2 रूट 5 म्यू नॉट m बाय पाई डी क्यूब। ऑप्शन डी से मैच हो रहा है, ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। इसको आप जरा तरीके से देखो, ये पूरा एक भरपूर सेशन है, एक मतलब एक क्वेश्चन सही करने का मतलब ये 30 मिनट का सेशन आपको 4 नंबर जरूर देखा जाएगा, आप देख लीजिए, और बहुत ही कम मेहनत करके विदाउट एनी एफर्ट। चलो अब यहां पर कुछ थ्योरेटिकल बातें और आ जाती हैं, इसको हम सीख लेते हैं। पहला गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ा था, याद आ रहा है? गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद आ रहा है? तो गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये कहता था कि भाई किसी भी सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पार कर गई ये बताता है, और उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते थे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता था इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, याद आ रहा है? तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस किसके बराबर होता था? गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉसेस लॉ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ये सिर्फ याद दिलाने के लिए है। लेकिन अगर यही बात आप यहां पर देखो मैग्नेट के केस में, तो यार मैग्नेट में तो अभी जैसे हमने देखा कि नॉर्थ है और ये साउथ है, तो जितनी इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, और पाजी ये तो लौट के वापस आ रही है, लौट के बुद्धू घर को आ रहे हैं, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है उतनी आ भी रही है। तो अगर निकलने की वजह से फ्लक्स पॉजिटिव था तो आने की वजह से फ्लक्स नेगेटिव, तो ओवरऑल फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा। ओवरऑल फ्लक्स जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो एक ये चार्ज होता था, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होती थी, वापस कौन सा आ रही होती थी? यहां पर तो वापस आ रही है, तो इसकी वजह से फ्लक्स आया करता था, इसकी वजह से फ्लक्स आना ही नहीं है। तो गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म ये कहता है कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे ई डॉट डी एस था, सेम ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस जीरो ही होगा। और ये इस बात का सबूत है कि भाई मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस जीरो आने का मतलब ये है कि भाई नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो का मतलब जितनी निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी आ रही है, जितनी निकल रही है मतलब नॉर्थ पोल, और जितनी आ रही है मतलब साउथ पोल। मतलब मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा मैग्नेट में दो पोल होते हैं। यही तो बात बता रहा है कि अगर ये कोई भी मैंने सरफेस ली है तो उसके अंदर से जितनी एंटर करी उतनी देखो ये एग्जिट भी कर रही है। इसे समझने के लिए थ्योरेटिकल बात है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। अब एक हमारा इसमें मैग्नेटाइजेशन वाला टर्म आता है, ये पूरा का पूरा अलग ही थ्योरेटिकल है। यहां से तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे तो कोई न्यूमेरिकल वाले कमी से आएंगे, वैसे इस बार आया था एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का, देख लेते हैं। चलो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? हमारे एटम के अंदर भाई इलेक्ट्रॉन, हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं न्यूक्लियस के अबाउट। अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक वायर जो है उसके अंदर अगर करंट है, सर्कुलर वायर के अंदर अगर करंट है तो उसकी तरह बिहेव करता है। मतलब जैसे कि हमने पढ़ा है ना कि अगर एक सर्कुलर वायर में आई करंट घूम रही होती है इस टाइप से, तो उसकी वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आती है। सेम अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ करंट सेटअप हो रही होगी उस लूप के अंदर, तो कुछ ना कुछ हमारा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा होगा। पढ़ा है हमने कि मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला करंट इनटू एरिया होता था, ये पुराने चैप्टर में हमने ये बात पढ़ी थी कि लूप में कितनी करंट है इनटू एरिया। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से भी कुछ ना कोई मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा होगा। तो किसी भी एटम का, किसी भी मटेरियल का वो नेट कितना मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है उसी को हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, क्योंकि बहुत सारों को एक दूसरे को कैंसिल आउट भी करेगा। अब अगर मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन हमारा ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर आया, तो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे गया, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट भी करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो भी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना मटेरियल की वजह से आ रहा है उसकी वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। मतलब मैग्नेटाइजेशन को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करा जाता है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी को एच से रिप्रेजेंट करा जाता है। यह भी मैं आगे भी बताने वाला हूं। तो क्या बोला जा रहा है? एवरी इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट देगा
और उन सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट जो हमें मिला नेट मैग्नेटिक मोमेंट, उसको अगर हमने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो उसी को हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। मतलब कैपिटल एम का फॉर्मूला नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। ये यहां पर ये जो एरोस दिखाए जा रहे हैं, ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी मटेरियल के अंदर। इतनी बात समझ में आई। अब यहां पर अगर हम थोड़ा सा सोलेनॉइड के बारे में बात करें, सोलेनॉइड समझते हो, इस टाइप से एक करंट कैरिंग लूप है ना। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, म्यू नॉट एन आई आता है, ये भी पुराने चैप्टर की बातें हैं। लेकिन अब अगर इस लूप के अंदर मैं कोई मैग्नेटिक मटेरियल लाके रख दूं, मैग्नेटिक मटेरियल समझते हो जैसे कि आयरन, जो मैग्नेटिक नेचर को दिखाता है, जैसे कि अगर मैग्नेट के पास में आयरन लेकर आऊं तो वो चिपक जाएगा। तो इस टाइप का अगर कोई मैंने मैग्नेटिक मटेरियल लाके इसके बीच में रख दिया तो उसकी वजह से भी कोई ना कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी। मतलब एक तो सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, लेकिन क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया तो वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, तो वो भी अपने कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड लेकर आएगा। तो अब यहां पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो दो आएगी, है ना, एक तो सोलेनॉइड की वजह से और एक मटेरियल की वजह से। अब इसकी कैलकुलेशन सारी मैं आपको अपने तरीके से बता देता हूं। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी, एक तो सोलेनॉइड की वजह से और एक मटेरियल की वजह से। अब सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसका फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई था, या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि हमारी कितनी मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो म्यू नॉट आ जाएगा। ये भी बातें आपको याद रखनी है। तो बी नॉट की जगह पर यहां पर मैंने लिख दिया है म्यू नॉट एच। फिर ऐसे मटेरियल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई होगी तो वो भी मैग्नेटाइजेशन पर डिपेंड करेगी, वो मटेरियल के, तो वो एम पर डिपेंड कर रही है। और यहां से भी अगर मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो म्यू नॉट आ गया, तो अब ये म्यू नॉट एम हो गया। तो ये म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम, यहां अगर हमने म्यू नॉट कॉमन ले लिया तो एच प्लस एम हो गया, इतना आ गया। अब ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहलाता है और ये मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। इनके बीच में रिलेशन होती है कि मैग्नेटाइजेशन जो है वो काई एच के बराबर होता है। अब ये जो आप देख रहे हो इसको हम काई बोलते हैं ना, चाय नहीं बोलते, चाय 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 वाला चाय नहीं है, ये काय है ना। और ये हमारा इसको बोला जाता है सस्केप्टिबिलिटी। सस्केप्टिबिलिटी एक्चुअल में कोई भी मटेरियल कितना हमारा मैग्नेटिक कैरेक्टर दिखा रहा है वो इसी से ही हमें पता चलता है, सस्केप्टिबिलिटी से। तो यहां अगर आप देखो तो ये म्यू नॉट एच तो एज इट इज रहा, एम की जगह पर हम काई एच लिख सकते हैं। तो यहां से म्यू नॉट 1 प्लस काई आ गया और एच भी मैंने बाहर ले लिया। और आपको अब ये एक रिलेशन और मालूम होनी चाहिए कि 1 प्लस काई जो होता है, 1 प्लस सस्केप्टिबिलिटी जो होता है, वही हमारी रिलेटिव परमिएबिलिटी के बराबर होता है। ये आपने म्यू आर जरूर पढ़ा होगा। जब मीडियम होता था तो आप म्यू नॉट बाय 4 पाई लेते थे, लेकिन जब मीडियम वैक्यूम ना होकर कोई और सा मीडियम होता था तो फिर वहां पर आप म्यू नॉट म्यू आर बाय 4 पाई लेते हो ना। तो यहां पर वो म्यू आर जो आ रहा है ये हमारी रिलेटिव परमिएबिलिटी कहलाती है। ओहो, रिलेटिव परमिएबिलिटी, कुछ ही तो टर्म्स है यार, इसको बस देख के घबराओ मत, आप समझते जाओ। तो ये जो रिलेटिव परमिएबिलिटी आई वो 1 प्लस काई के बराबर हो गई। तो हमारी नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो म्यू नॉट म्यू आर एच के बराबर हो गया। बस इतनी आप ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं, बस इतना अगर आप याद रख लेते हो चैप्टर में आपके फुल नंबर आ गए। देखो ये हर बात यहां पर लिखी हुई थी। यहां पर देखो ये म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम यहां पर करा, तो यहां पर लास्ट में जाके म्यू नॉट म्यू आर एच के बराबर आया। अभी और आगे देखते हैं, उसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको लग रहा है बेवजह करा रहा हूं मैं। एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये क्या होता है वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल उसका मुझे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दे दिया है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी दे दी है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी को मैं एच से रिप्रेजेंट करता हूं, अभी जस्ट बताया, तो 60 इंटू 10 की पावर 3। और नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो ये 20 इंटू 10 की पावर -6। और अभी जस्ट मैंने बताया था कि एम का फॉर्मूला काई एच होता है, तो काई आपसे पूछ रहे हैं तो एम बाय एच हो जाएगा। तो एम हमारा है यहां पर 20 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 10 की पावर 3। 0 से 0, 2 1 2, 2 3 6, तो ये 0.33 इंटू 10 की पावर -3 या फिर 3.33 इंटू 10 की पावर -4, ये सस्केप्टिबिलिटी आ जाएगी। ये बहुत ही सिंपल, मतलब सिंपल सा बस डिवाइड करना था। अगर न्यूमेरिकल आया तो ऐसा आएगा, 2019 में आया था। और देख लेते हैं। अब ये जो मैं अभी आपको पार्ट बता रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एंड जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से। क्या अब हमने मैग्नेटिक मटेरियल को उनकी
प्रॉपर्टी को हमने तीन अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांट दिया, डिपेंडिंग अपॉन द उनकी सस्केप्टिबिलिटी क्या है। मतलब किसी की सस्केप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा है तो उसको हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोल दिया, किसी की सस्केप्टिबिलिटी बहुत ही कम है तो हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोल दिया, किसी की सस्केप्टिबिलिटी नेगेटिव में है तो हमने उसको डायामैग्नेटिक मटेरियल बोल दिया। तो तीन हमने कैटेगरी में बांटा, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। बस इतनी सी बात आप देख लो। अच्छा, अब इतनी सी बात अगर समझ में आ रही तो अब इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज के पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनको अगर मैग्नेटिक फील्ड में लाकर रख दिया जाए या फिर आम भाषा में बोले तो मैग्नेट के पास लाकर रख दिया जाए तो वो वीकली उस मैग्नेट के पास अट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन वीकली, याद रखना, वो वीकली अट्रैक्ट होंगे और वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल भी यहां पर दे रखे हैं जैसे लिथियम और टेंटेलम। और इसकी सस्केप्टिबिलिटी मैंने बोला ना कि बहुत ही कम होती है, मतलब 0 से 1 के बीच में लाया करेगी। डायमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो मैग्नेट से दूर भागना चाहते हैं, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, मतलब दूर जाना चाहेंगे। अब यहां पर ये अट्रैक्ट कर रहे थे तो अट्रैक्ट करने का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा रीजन जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम है वहां से वहां जाना चाहेंगे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, पैरामैग्नेट वाले। लेकिन डायमैग्नेटिक क्योंकि रिपेल कर रहे हैं तो ये एक ऐसा रीजन जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है वहां से ऐसे रीजन में जाना चाहेंगे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम है, क्योंकि ये रिपेल कर रहे हैं। और इसके एग्जाम्पल है हमारे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। याद रखना चाहिए ये जो हमारा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है। मतलब अब तक आपने सारे वही मटेरियल देखे होंगे जो मैग्नेट के ऊपर चिपकते हैं, मैग्नेट को रिपेल करने वाला आपने कोई मटेरियल देखा ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैग्नेट लेकर आओ और जो आपके मम्मी का जो 9 लाख का हार है जो आपके पापा ने, है ना, शादी के टाइम पर पहनाया था, तो उस हार के पास अगर लेकर आओगे तो वो सोने का हार रिपेल होगा उस मैग्नेट से। और अगर नहीं हो रहा है तो समझ जाओ कि पापा ने सोने की जगह पर पीतल चढ़ा रखा है। ठीक है, आगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ये वो होते हैं जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट को, जैसे कि हमारा आपने देखा ही होगा आयरन। आयरन सिर्फ आयरन नहीं होता, निकेल और कोबाल्ट भी होता है। अच्छा, डायमैग्नेटिक मटेरियल क्योंकि ये रिपेल कर रहे हैं तो इनकी सस्केप्टिबिलिटी नेगेटिव में होती है, मतलब ये 0 और -1 के बीच में लाया करती है, 0 से छोटी होगी, -1 से बड़ी होगी। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्योंकि स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है तो इसकी हमारी सस्केप्टिबिलिटी 1 से काफी ज्यादा होती है। ठीक है, और क्योंकि आपको अब मालूम है कि म्यू आर का फॉर्मूला 1 + काई होता है तो यहां से आप इन तीनों की म्यू आर को भी आप निकाल सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, देख लीजिएगा आप, है ना। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जनरली म्यू का फॉर्मूला μ0 × μr होता है। इन दोनों बातों के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो चमक जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन 2024 में लास्ट ईयर आया, जो मैंने भी आपको बातें बताई कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, क्या अलाइंग देमसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेंगे। हाँ यार, वीकली अट्रैक्ट कर रहे हैं तो करेंगे, तो ये वाली बात सही है। क्या ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, नहीं भाई, स्ट्रांगली तो नहीं करेंगे, वो तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल करते हैं। क्या उनकी सस्केप्टिबिलिटी 0 से थोड़ी सी ज्यादा होती है, अभी जस्ट मैंने बताया कि 0 से थोड़ी सी ज्यादा होती है और 1 से कम होती है, तो सी वाली बात सही है। मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ, क्या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा। अरे स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जा रहा है मतलब रिपेल कर रहा है, वो तो डायमैग्नेटिक करता था, ये तो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएगा अट्रैक्ट अगर करना है, मतलब ये डी वाली बात भी गलत हो गई। तो ए और सी वाली बात सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब जिस बच्चे ने सिर्फ अभी मेरी 2-3 मिनट की बात को ध्यान से नहीं सुना है, ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो नंबर कटवा के आओगे ना तुम, ये छोड़ के आओगे। और बहुत शर्म की बात है जेईई मेंस में अगर तुम ऐसे क्वेश्चन जो फ्री के नंबर देते हैं ये तुम छोड़ के अगर आ जाते हो। अच्छा भाई, लास्ट में भाई 1-2 बातें और आ गई, ये भी देखते जाइए। मैग्नेटिक मटेरियल तो अभी हमने देख ही लिया। अब मैग्नेटिक मटेरियल टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। हमने देखा कि भाई ठीक है, सस्केप्टिबिलिटी अलग अलग होती है, उसके हिसाब से हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया। ये देखा गया कि अगर मैग्नेट का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो जो हमारे मैग्नेटिक मटेरियल हैं उनकी मैग्नेटिक कैरेक्टर कम होता जाता है। मतलब जैसे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, मैग्नेट के पास आके चिपक रहे हैं, तो अगर मैं आयरन को गर्म कर दूं काफी ज्यादा तो हो सकता है वो अब मैग्नेट को बहुत अच्छे से ना चिपका पाए, मतलब उसका जो फेरोमैग्नेटिक वाला नेचर है वो कम होता जाएगा। और अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाता गया तो वो फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर कम होता जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होती जाएगी। तो एक वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल
पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। मतलब फेरोमैग्नेट पैरामैग्नेट किस टेम्परेचर पर बन जाएगा, क्यूरी टेम्परेचर पर। और उसका ये फॉर्मूला भी है, इसको आप देख लेना, ज्यादा काम का नहीं है ऐसे। ये सस्केप्टेबिलिटी है और सी क्यूरी कांस्टेंट है अपॉन टी नॉर्मल टेम्परेचर माइनस क्यूरी टेम्परेचर, इसको आप देख लीजिएगा। एक ही आता है हमारा हिस्टेरेसिस कर्व, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये अगर समझ में आएगा तो आपको पता चलेगा कि परमानेंट मैग्नेट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको समझाता हूं। भाई मानो कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक मटेरियल लिया है और वो अभी मैग्नेट नहीं है, आप चाह रहे हो उस मटेरियल को, इस सॉलिड पार्टिकल को मैग्नेट बनाना, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास कराओगे ताकि इसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर जागना शुरू हो जाए। मतलब आप इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास कराने का मतलब हो गया आप इसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी दे रहे हो, और ये कितना मैग्नेटिक कैरेक्टर अपना लेकर आ रहा है उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है। तो यहां पर हमने एक्स एक्सिस पर लिया है एच, जिसको हम यहां पर अभी बोल रहे हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मतलब ये वो फोर्स जो इसको मैग्नेट बनाना चाह रही है, और ये कितना मैग्नेटिक कैरेक्टर में कन्वर्ट होता जा रहा है वो हमने वाई एक्सिस पर लिया है, जो कि है फ्लक्स डेंसिटी। अब अगर मैंने देखो मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाई तो इसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर आना शुरू होगा। तो ग्राफ कुछ ऐसे शुरू होता है, ग्राफ कुछ यहां से ऐसे शुरू होगा कि जैसे मैंने मैग्नेटाइजिंग फोर्स देना शुरू करी, इसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर आना शुरू हो गया। और एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं कितनी भी अब मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ा दूं, जितना ये मैग्नेटिक कैरेक्टर दिखा सकता था उतना दिखा रहा है, सैचुरेशन लेवल आ गया, अब और आगे नहीं जा सकता। अब मैंने क्या करा, अब मैंने मैग्नेटाइजिंग फोर्स कम करना शुरू करी। मैंने ये देखा जब मैंने मैग्नेटाइजिंग फोर्स कम करते करते मैग्नेटाइजिंग फोर्स देखो जीरो कर दी, एक्स एक्सिस पर अभी हम जीरो पर आ गए, लेकिन तो भी ये अब मैग्नेट बना हुआ है। मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटाने के बाद भी, कोई एक्सटर्नल एजेंट हटाने के बाद भी, तो भी ये मटेरियल मैग्नेटिक कैरेक्टर अपना अपनाया हुआ है। और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई उसने कितना मैग्नेटिक कैरेक्टर रिटेन कर लिया। रिटेंटिविटी, रिटेन करना, और ये रिटेंटिविटी जितनी ज्यादा होगी वो उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मानी जाएगी, कि बिना एक्सटर्नल एजेंट के भी वो कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म दिखा रहा है। अब लेकिन मैं चाह रहा हूं कि यार इसके मैग्नेटिक कैरेक्टर बिल्कुल खत्म हो जाए, तो अब मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाऊंगा। अब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फोर्स हमने लगाई, तो इतनी लगाने के बाद अब इसकी देखो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जीरो हो गई, मतलब अब ये मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं दिखा रहा। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जो मुझे मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगानी पड़ी, इसी को हम बोलते हैं कोएर्सिविटी। क्या बोलते हैं हम, कोएर्सिविटी। तो यहां से दो बातें निकल कर आई कि अगर मैं चाहता हूं कि मैग्नेट स्ट्रांग हो तो उसकी रिटेंटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, और अगर मैं चाह रहा हूं कि वो मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट की तरह बनी रहे, तो मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में कितनी भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाऊं वो मैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाते रहे, मतलब उसकी कोएर्सिविटी ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां से ये हमें बात समझ में आई कि यार अगर परमानेंट मैग्नेट तुमको बनानी है तो उसकी रिटेंटिविटी हाई होनी चाहिए ताकि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो, कोएर्सिविटी भी हाई होनी चाहिए, मतलब उसको आसानी से डीमैग्नेटाइज ना कराया जा सके, और हाई परमिएबिलिटी तो होनी चाहिए, तभी वो मैग्नेटाइज हो सकती है। ये परमानेंट मैग्नेट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो तुमको रटनी ना पड़े, इसलिए मैंने तुमको ये ग्राफ समझाया, आप देख लो, है ना। तो परमानेंट मैग्नेट हम ये इस टाइप से बना रहे हैं। अच्छा, एक चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट ये वो मैग्नेट होती है जो यूज करी जाती है बड़े बड़े, जहां पर वो कार स्क्रैप वाली फैक्ट्रीज नहीं होती, जहां पर एक तरफ से कार को उठाते हैं दूसरी तरफ रख देते हैं, तो इतनी बड़ी मैग्नेट होती है जो पूरी की पूरी कई कई टन की कार को उठा लेती है मैग्नेट। और इधर से उठाया और उधर हवा में ही छोड़ दिया उसने, तो मतलब आप अपने हिसाब से मैग्नेटिक कैरेक्टर को ऑन ऑफ कर पा रहे हो, तो ऐसे मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल रहे हैं। तो अब समझ में आ रहा है इसके वर्क से कि ये वो मैग्नेट होनी चाहिए जो काफी स्ट्रांग हो, मतलब रिटेंटिविटी तो काफी हाई होनी चाहिए, लेकिन कोएर्सिविटी बहुत लो होनी चाहिए, मतलब मेरे एक इशारे पर वो मैग्नेट बन जाए और मेरे एक इशारे पर वो डीमैग्नेटाइज हो जाए, तो उसकी कोएर्सिविटी काफी कम होनी चाहिए। तो ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टी हो गई, और परमिएबिलिटी तो हाई होनी चाहिए तभी वो मैग्नेटाइज हो पाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट आप बना भी सकते हो। जब मैंने वन शॉट इसका पूरा कराया था इस चैप्टर का, तो मैंने बस एक नेल ली थी, नेल के ऊपर कॉपर का वायर चढ़ाया और उसको दोनों एंड से मैंने सेल से जोड़ दिया था, तो ये नेल भी एक मैग्नेट की तरह बन जाती है। आप सभी बच्चे अगर घर के अंदर नेल तो होगी और कोई सेल वेल भी होगा, ये बस कॉपर का वायर होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना, नॉर्मल वायर नहीं।
और उस कॉपर का वायर जब आप इसके ऊपर लगाओगे तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ये तुम करके बताना, और अगर किसी का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। ये मैंने कराया है वेदांतु जेई में डीग्री वाले चैनल पर। जब आप इसका मेरा वन शॉट खोलेंगे तो स्टार्टिंग में मैंने ये कराया है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो बस आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही, और कल हम मिलेंगे। मुझे एक बार बता देना, क्योंकि इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर तो नहीं है, तो इसके क्या मुझे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला सेशन लेना चाहिए या नहीं। अगर आप बोलोगे तो मैं लूंगा, अदरवाइज हम इसके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले को स्किप भी कर सकते हैं। जैसी आपकी मर्जी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अलविदा लेते हैं आज के लिए, बस इतना ही, और कल मुलाकात होगी। और कल हाँ याद रखना, एग्जैक्ट 4 PM मैं आपको वेदांतु जेई मेडिजी वाले चैनल पर भी लाइव मिलने वाला हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम बहुत शानदार तरीके से उसमें रिवीजन करेंगे, कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज जो हमने शुरू करी है, तो वहां पर आना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, चलो यार, तो अलविदा लेते हैं, हमेशा के लिए नहीं, कल तक के लिए। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। सेशन कैसा लगा हो, वर्थफुल लगा हो या नहीं लगा हो, टाइम यूटिलाइज हुआ है या वेस्ट हुआ है, जो भी हो, अपना फीडबैक जरूर कमेंट में दे देना। अगर कहीं पर कुछ और बेहतर हो सकता है, कुछ और इंप्रूवमेंट करा जा सकता है, कोई गुंजाइश है, तो वो जरूर करे जाएगी। आप अपना जेन्युइन फीडबैक जरूर दिया करो। मिलते हैं बच्चों इसी तरह से अगले सेशन में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद। नोट्स नोट्स तो यार मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा रहा हूं, है ना क्यूटी। नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड करा देता हूँ, शाम तक आ जाएंगे, है ना, मतलब रात तक तो आ ही जाएंगे। अगर नहीं आया करें तो नेक्स्ट डे तो आ ही जाया करेंगे, अगर तब भी नहीं आया करें तो आप मुझे बता दिया करो, कमेंट में बता दिया करो।